वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। व्यू 360 की टीम की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। भारतीय वज़ीर आज़म अमेरिका के सरकारी दौरे पर है, इसकी अहमियत पर हम बात करेंगे आज के शो में। लेकिन ईद के रंग भी शामिल हैं आज प्रोग्राम में, तो शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात का जायजा। वाशिंगटन में चांद रात और ईद उल फितर की रौनकें। और मेड इन पाकिस्तान में चूड़ियां बनाने का फन। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज पहली बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस मोदी के लिए नया नहीं। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद ये उनका 5वां दौरा अमेरिका है। मई 2014 में वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के 4 माह बाद ही मोदी ने अमेरिका का पहला सरकारी दौरा किया और सदर ओबामा से मुलाकात की। उसके बाद जनवरी 2015 में सदर ओबामा भारत के यौम जमहूरिया की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उसी साल सितंबर में सिलिकॉन वैली के दौरे के साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में अमेरिकी सदर से मुलाकात भी की। इसी तरह अप्रैल 2016 में सदर ओबामा की क़यादत में होने वाले न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। और फिर उसी साल यानी गुज़िश्ता साल जून में वाशिंगटन के सरकारी दौरे में भारतीय वज़ीर आज़म ने न सिर्फ सदर से मुलाकात की बल्कि कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया। और नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं जिनके एजाज में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आज इशाया दिया जाएगा। और व्हाइट हाउस के एहलकारों के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी के इस्तकबाल में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस वक्त हम चलेंगे नदीम याकूब के पास जो मौजूद हैं कैपिटल हिल पर। तो नदीम, ये बताइए कि दोनों लीडर्स की इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? अभी आज जब वज़ीर आज़म मोदी मिलेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो जो दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात हैं उनके बारे में बातचीत होगी। ख़ास तौर पर जो पिछले एक अशरे के दौरान एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, उसे आगे बढ़ाने के बारे में बात होगी। मगर जो फोकस होगा वो तजारत और बिज़नेस ताल्लुकात के बारे में होगा। अभी इस वक्त जो है जो तजारत का तवाज़ुन है वो इंडिया की फेवर में है, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए ये एक अहम मामला है जिस पर वो बात करना चाहेंगे। तो अहम मुआहदे मुतवक्को हैं इस मुलाकात के दौरान। उसमें जनरल एटॉमिक्स एक जो अमेरिकी कंपनी है उनके साथ मुतवक्को है जिसके तहत भारत इस कंपनी से 22 ड्रोन्स ख़रीद सकेगा। ये तकरीबन $3 बिलियन की मालियत का एक मुआहदा होगा। जो दूसरा मुआहदा है वो लॉकहीड मार्टिन के साथ मुतवक्को है। ये अगेन एक बड़ी डिफेंस कंपनी है। इस मुआहदे के तहत भारत में ये कंपनी जाकर जो 16 तैयारे हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकेगी, बना सकेगी। अगर ये होता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में। लेकिन जो एक अहम मामला है जिस पर दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की तवक्को है वो है H-1B वीज़ास का। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभाला तो उन्होंने इस प्रोग्राम पर नज़रसानी का हुक्मनामा जारी किया था। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत हज़ारों जो बैरूनी मुल्क से हाईली स्किल्ड लोग हैं वो यहाँ पर आकर बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं। और इदाद शुमार के मुताबिक हर साल जो लोग आते हैं उनमें 80% जो हैं वो इंडियंस होते हैं। तो जब उन्होंने नज़रसानी का हुक्मनामा जारी किया तो इंडिया को इस पर काफ़ी तशवीश थी, क्योंकि 80% लोग जो हैं वो इंडिया से आते हैं इस प्रोग्राम के तहत। गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म मोदी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने रियासत वर्जीनिया में जो अमेरिका में बसने वाली कम्युनिटी है उनकी एक तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने चंद बड़ी कंपनियों के CEO से भी मुलाकात की, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी सिस्टम्स और गूगल के CEOs भी शामिल थे। ये तीनों कंपनियों के जो CEOs हैं वो भारतीय निजात हैं। इस मौका पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सी सनतों के बारे में बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ये देखना चाहते थे कि किस तरह बैरूनी सरमायाकारी भारत में लाई जाए और कुछ अच्छे आइडियाज पर बातचीत हुई। मगर मेरा ख्याल ये है कि सभी भारत में सरमायाकारी के बारे में पुरजोश हैं। मैं खुश हूँ कि हम सब मिलकर ऐसा कर सकते हैं।
हमने इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बारे में बात की मुईद यूसुफ से, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जनूबी एशियाई अमूर के माहिर हैं। उनसे हमने पूछा कि इस मुलाकात का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। I don't think this visit is about India-Pakistan. वज़ीर आज़म मोदी का ये अमरीकी दौरा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में नहीं है। हाँ, ये मसला उठाया जरूर जाएगा। पाकिस्तान और भारत के कशीदा ताल्लुकात की वजह से मोदी साहब की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी बहुत सख्त है और इनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ अमरीका का रवैया सख्त हो। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर मोदी पाक भारत ताल्लुकात का जिक्र इस दौरे में ना करें, लेकिन इस दौरे का बुनियादी मकसद दरअसल अमरीका और भारत के ताल्लुकात को ट्रैक पर लाना है। भारत की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए वो लॉबी करें, उसकी कोशिश होगी कि ऐसा हो। क्या ये मुमकिन है? इस बारे में हमने पूछा मुईद यूसुफ से, उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। I don't think the US is going to move in that direction. There's a lot of conversation in Washington about taking a harsher policy against Pakistan. मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस सिमत में नहीं जाएगा। हाँ, वाशिंगटन में सख्ती करने के बारे में बातचीत चल रही है और यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसे हिंट भी मिले हैं कि यूएस पॉलिसी में अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अमेरिका इस हद तक नहीं जाएगा और पाकिस्तान को बाकायदा एक दहशतगर्द मुल्क करार नहीं देगा, जो भारत की ख्वाहिश है, क्योंकि आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान के मसले के लिए पाकिस्तान के ताउन की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में भारत की राय यकीनन गैर जानबदार नहीं हो सकती, इसलिए अमेरिका में वजीर आज़म मोदी के इस मशवरे को अहमियत नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस के एक तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किए जाने के बारे में कहा गया है, जिसमें तवक्को की जा रही है कि दोनों मुमालिक के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दामात हैं या ताउन के बारे में कुछ इक़दामात भी उसमें शामिल होंगे। जी साकिब। जी नदीम, सबकी नजरें ट्रंप मोदी मुलाकात पर है आज। थैंक यू फॉर योर अपडेट्स। और सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी दोनों के अपने अपने मुल्क की तरक्की और उसके आलमी सतह पर मकाम के बारे में एक विजन है, और इस मुलाकात में दोनों लीडर्स किस हद तक इस विजन को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान वाशिंगटन के तहकीकी इदारे स्टिम्सन सेंटर से मुंसलिक समीर लालवानी से, जो वहाँ साउथ एशिया प्रोग्राम के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। समीर, वेलकम टू व्यू 360। थैंक यू। Both President Obama and President Trump chose the Indian prime ministers as their first state guests. Why? Well, I think we've seen this trajectory of the U.S.-India relationship over the last maybe 16, 17 years, where they've been growing closer and closer in strategic terms. You saw this initiated under the Clinton administration, certainly took off under the Bush administration as they cleared the roadblocks with the nuclear deal that then enabled sort of greater U.S.-India strategic and military cooperation potentially as well. And it's been deepened by the Obama administration. So all these presidents, and frankly, a large part of sort of the U.S. foreign policy establishment has in mind the idea that this relationship is essential for the 21st century for both U.S. and Indian interests. So दोनों भारत और अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपने ताल्लुकात को बहुत अहम समझते हैं, और यहाँ पर खासतौर पर जो खारजा पॉलिसी के सर्कल्स हैं उनमें इन ताल्लुकात की बहुत अहमियत है। पिछले 15-16 सालों में हमने देखा कि ये ताल्लुकात इंप्रूव हुए हैं, और खासतौर पर ओबामा दौर में बहुत नुमाया पेशरफ्त हुई, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जब न्यूक्लियर डील जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुआ, जब उसकी रुकावटें खत्म हो गई तो बहुत सी नई राहें भी खुली हैं। You talked about the nuclear deal, but if we look at economy, as a reporter also mentioned, there is a trade surplus, yes, which helps India. Would Prime Minister Modi, be able to convince President Trump that India's economic rise is actually in America's interest? Yes, I think that's going to be a challenge, because I think this president has stated outright that he believes in sort of economic nationalism for the United States, America first, and thinks about international relations not as long-term plays, but as short-term transactional relationships. I think the reason the United States was willing to engage in what one scholar called strategic altruism was because we believe that in the long run, India's growth and rise would be good for the international order and therefore good for the United States. But
if this administration doesn't really have a lot of stock and a lot of faith in the international order, that payoff doesn't seem to be as worthwhile. And this administration doesn't seem to have a lot of stock in international. It does not. As of the statements that come out of the Trump administration and during the campaign, it does not appear that way. However, there's a large body within the administration that is supportive of the relationship, supportive of the idea. So it'll just be a challenge to see which part of that administration dominates. तो चैलेंजिंग जरूर होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए अपनी ये पॉलिसी को यहाँ पे भी कन्विंस कर पाना सदर ट्रंप को कि जो भारत है उसकी माशी तरक्की अमेरिका के हक में भी है, क्योंकि समीर ने जिस तरह कहा कि पिछली कुछ तिहाइयों में तो अमेरिका का ये स्टैंड था कि अगर आलमी सतह पर तरक्की होती है तो उसका अमेरिका को भी फायदा होगा, लेकिन ट्रंप इंतजामिया का हमने देखा है कि एक नेशनलिस्टिक और एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है, अमेरिका फर्स्ट की अप्रोच है। तो माशी एतबार से किस हद तक वज़ीर आज़म मोदी अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं ये देखना पड़ेगा। एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न, right now the trade stands at about $8 billion between US and India, and we talked about the drone sale as well that's been approved by the White House. What about the balance of power between India and Pakistan? That is a concern that the United States thinks about a great deal. Historically, the United States has been a crisis manager between the India-Pakistan relationship, so when things have intensified in terms of military challenges between the two countries, the United States has gotten itself involved, in part to prevent escalation because of the risk of nuclear use by both countries. I think the U.S. is going to continue to maintain that role, but it's gradually tilting towards India and taking India's side in some of these issues. So you saw this play out last fall after the Uri attack and then the India's so-called surgical strikes. The United States didn't condemn or criticize it. It asked for calm afterwards, but generally seemed to be supportive of India's at least tactical measures that took place. तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताकत का तवाज़ुन एक अहम इशू तो है, लेकिन समीर लालवानी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं अब कि अमेरिका का टिल्ट भारत की तरफ बढ़ रहा है, और अमेरिका जहां तक जो उड़ी अटैक हुआ और उसके बाद जो भारत ने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की भी बात की तो उसमें उसकी मुखालफत नहीं की, उस पर ज़्यादातर खामोशी इख्तियार रखी, लेकिन अब यह है कि अमेरिका का टिल्ट भारत की तरफ हो रहा है। सो सिंस देयर इज एन इंक्रीजिंग टिल्ट, could Pakistan see itself in any kind of trouble, since there are also talks in Washington DC, and as Moeed Yusuf also mentioned that he doesn't think that Pakistan could be declared a terrorist state. Yeah. But what do you think on that issue? So I think I'm in agreement with Moeed. I don't think it's likely to see the United States move to that, at least in the near term, probably in the medium term. The United States still relies on Pakistan for a lot of security issues. It cares a lot about intelligence sharing, counterterrorism cooperation, nuclear security cooperation, and ultimately, right now, as we invest efforts in Afghanistan, we're going to be more and more dependent on Pakistan, both for the logistics support and supply chain through Pakistan to Afghanistan. So but what also kind of counterterrorism? I'm sorry. What kind of counterterrorism cooperation can we expect in these meetings? In these meetings, I think you're going to see the Trump administration asking India to do more in its counter-ISIS coalition. I think the Trump administration wants to see Iran be put under pressure more, and this is actually a fundamental difference with India. I think India sees the nexus of sort of terrorist challenges coming from its western border with Pakistan, its eastern border with Pakistan, but the United States sees these challenges sort of concentrated in ISIS and Iran. So I think we'll see an impasse here. All right. So समीर का भी यही कहना है कि जिस तरह मोईद यूसुफ ने भी कहा कि लगता नहीं कि पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ बहरहाल इस मौजू पर ताल्लुकात बेहतर बनाने में ही अमेरिका अपना फायदा भी देख रहा है, उसको भी इसी चीज को बैलेंस करना है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जहां तक काउंटर टेररिज्म की बात है तो अमेरिका यह चाहेगा कि अब भारत आईसिस के खिलाफ, दाइश के खिलाफ लड़ाई में भी अहम किरदार अदा करे, और उसके अलावा ईरान को न्यूट्रलाइज करने भी, उसके इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने में भी भारत अहम किरदार अदा करे। लेकिन जरूरी नहीं कि भारत भी ऐसे ही हालात को देखता हो काउंटर टेररिज्म के मामले में, क्योंकि भारत के नजदीक इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी के एतबार से एक ज्यादा अहम इशू है। Samir, thank you so much. We'll keep inviting you again because this is an ongoing relationship between India and US, and Pakistan is an important player. But we really appreciate you coming here and we appreciate your insight. Thank you. Appreciate it. And for now, back to Saqib. बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जिनके ताल्लुकात में मौजूद तनाव के बावजूद चीन ने एक अहम पेशरफ्त हासिल की है। चीन की क़यादत में दोनों मुल्कों ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद सरहद पर दहशतगर्दी के किसी वाक़े के बाद दो तरफा राब्तों को मुकम्मल ताअत्तुल से बचाना है। इस इत्तेफाक राय का ऐलान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद और काबुल के 2 रोज़ा दौरे के बाद गुज़श्ता रोज़ ही किया। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने वज़राए ख़ारजा की सतह पर सहफ़रीकी मुज़ाकरात का फ़ोरम तश्कील देने पर भी इत्तेफाक किया है, जिसके जरिए बीजिंग काबुल में इस्लामाबाद से मुताल्लिक अदम एतमाद की फ़ज़ा को कम करने की कोशिशों में जारी पेशरफ्त पर नज़र रखेगा।
चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुनहसर है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म की क्या तफसीलात वज़ा करते हैं और इसे कितनी जल्दी काबिल अमल बनाते हैं। तीनों ममालिक की जानिब से चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान तालिबान को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दी है। इस बारे में पेशरफ्त तो दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और मुख्तलिफ फीचर्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आप बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया के करीब ऑयल टैंकर में आग लगने से 150 अफराद की हलाकत और जख्मियों के हवाले से अपडेट्स देख सकते हैं। और पिछले चंद घंटों के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अहम खबरों और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियां देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। तुर्की और ईरान के सदूर ने खलीजी अरब मुल्कों के साथ जारी तनाज़े में कतर के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हुए एक बार फिर इसकी हिमायत का इआदा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने खदशे का इजहार किया है कि कतर के लिए हमसाया मुल्कों के मुतालिबात पूरे करना मुश्किल होगा। चीन ने नोबेल इनाम याफ्ता इंसानी हकूक के कारकुन लुई शाबो को इलाज की खातिर पे रोल पर रिहा कर दिया है। लुई शाबो को 2009 में बगावत के इल्जाम में 11 साल की सजा सुनाई गई थी। कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। अमेरिका की इत्तेहादी शामी फौज ने रक्का में पेशकदमी करते हुए अल-कदीसिया का इलाका दाइश से खाली करवा लिया है, जबकि रक्का की शहरी कौंसिल ने खैर सगाली के तौर पर छोटे ओहदों के 83 जंगजुओं को आम मुआफी देने का फैसला किया है। दुनिया भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस मौके पर मुसलमानों की अहम इबादत गाहों समेत नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद किए गए। और अब हम कर सकते हैं ईद से मुताल्लिक बातें, क्योंकि अहम खबरों का सिलसिला अब यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। पाकिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है। अमेरिका में तो इतवार को थी, कल थी, तो अच्छी तरह लोग मना सके, क्योंकि फिर दफ्तर से छुट्टी आमतौर पर लेनी पड़ती है तो वो मुश्किल हो जाता है लोगों सबसे पहले तो आप सबको एक दफा फिर ईद मुबारक। और यहाँ पर ईद वीकेंड होने की वजह से चांद रात पर लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो हमारी साथी शहनाज नफीस गई एक चांद रात में, तो आइए उनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि इस साल वॉशिंगटन के आसपास चांद रात की रौनकें कैसी थी। रिवायतों के रंग, सकाफती तनव्वु की झलक और एक अनोखी खुशी का एहसास, ये सब जब मिलते हैं तो बनती है चांद रात, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस होटल के हॉल में समोई गई है। ताल्लुक इंडिया से है और ये ज्वेलरी इंडिया से आई है। दिस इज फैशन, वी कॉल इट फैशन ज्वेलरी एंड वी आर गेटिंग ए वेरी गुड रिस्पांस। हम बांग्लादेश से हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज एवरी ईयर वी वेटिंग फॉर दिस ओकेशंस, वी कैन कम हियर एंड वेयर सम मेहंदी, डूइंग सम शॉपिंग, सो एक्साइटेड। काफ़ी रौनक लगी हुई है, मेरा पहला टाइम है इधर, तो काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी खुशी से मेहंदी के लिए ज़्यादातर लड़कियाँ आ रही हैं, सो इट्स वेरी गुड। जो लोग पाकिस्तान नहीं पहुंच पाते उनके लिए काफ़ी हेल्प होती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे यंग बच्चियों के लिए मैरिटल उसके लिए भी काफ़ी मौके इन्होंने फराहम किए हैं। ये हम 11 साल से कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, ईद की खुशी दुबाला हो जाती है। पूरे रमज़ान 1 महीना रोज़े रखते हैं तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, खुश होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ मिल जाती है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, यही ईद की खुशी है। तकरीबन अय्यार लगता है हमें पूरा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के अंदर। शहनाज नफीस, उर्दू VOA, हंटन, वर्जीनिया। ये तो थी चांद रात की रौनकें, आपने भी देखी। और अमेरिका में ईद के दिन नमाज के मौका पर बहुत समा नजर आता है। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि बहुत सी मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक छत तले नमाज अदा करते हैं और फिर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल, वाशिंगटन और इसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती है जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से है। यहाँ मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद में ईद के खुसूसी और बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे और लोगों की बड़ी तादाद देखते हुए वक्फे वक्फे से ईद की कई नमाजें पढ़ाई गई। बाज़ मसाजिद में तो 5 मुख्तलिफ औकात रखे गए ताकि लोग महफूज तरीके से ईद की नमाज अदा कर सके और हुजूम बड़ा ना हो। ईद के बाद दुनिया भर में, ईद की नमाज के बाद दुनिया भर में अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। और अमेरिका में तो सागे मुसलमानों ने रिवायती अंदाज से ही ईद मनाई, लेकिन ट्रंप इंतजामिया व्हाइट हाउस की 20 साल रिवायत से हट गई।
सदर क्लिंटन के दौर से हमेशा रमजान के अख्ताम पर व्हाइट हाउस में एक तकरीब मुनक्किद की जाती थी, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सारा, ईद के मौके पर सदर ट्रंप ने अमरीकी मुसलमानों के लिए ईद की मुबारकबाद एक मुख्तसर पैगाम में दी और कहा कि अमरीकी मुसलमान दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की मदद के जज्बे से दुनिया भर के मुसलमानों के साथ है। बिल्कुल, और ईद के मौके पर कुछ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने वॉइस ऑफ अमेरिका के जरिए मुसलमानों को मुबारकबाद के पैगाम दिए हैं, वो आइए देखते हैं। जब हम खुदा और उसके बंदों के दरमियान ताल्लुक को मनाते हैं तो ये लाजमी होता है कि हम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। इसकी रूहानी नौयत और बहुत से तरीके हैं। आप रोजे रखते हैं, दूसरों के लिए समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं तमाम देखने वालों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। अच्छा, अमरीकी महकमा खारजा ने भी एक मुख्तसर से पैगाम में ईद की मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये दिन पुरअमन और खुशहाल कम्युनिटीज कायम करने के लिए हम सबकी मुश्तरका कमिटमेंट पर गौर करने का एक मौका है। बिल्कुल, और ईद की रवायात की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों के बगैर ईद की खुशियाँ मुकम्मल नहीं होती, एक तो मेहंदी और दूसरी चूड़ियाँ आपके लिए शायद। बिल्कुल, और खास तौर पर जब छोटी छोटी बच्चियाँ हाथों में छन छन करती चूड़ियाँ पहन के ईद मांगती हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं। बिल्कुल, और कभी आपने सोचा कि चूड़ियाँ बनती कहाँ हैं? मेड इन पाकिस्तान में आज देखते हैं कि ईद के रंगों को दोबाला करने वाली रंग बिरंगी चूड़ियां बनती कैसे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं शादरे में रहता हूँ। ये यूसुफ पार्क के अंदर कारखाना है और यहाँ पर घर घर ये चूड़ी का ही काम हो रहा है। ये सिल्वर की तार होती है, ये सिल्वर की तार के बाद इसके बहुत सारे प्रोसेस से इसने गुजरना होता है। पहले इसको गुलाई गोल किया जाता है, फिर इसको काट के झाला जाता है, टांका जिसको कहते हैं वो लगाया जाता है, फिर मशीनों पे आता है। मशीनों पे आगे ये डायमंड वाली मशीनें होती हैं, डायमंड चल रहा होता है, उससे उसकी छलाई होती है तो उससे खूबसूरती और चमक बाहर आ जाती है। उसके बाद रंग का प्लांट हमारा अपना है, उसके ऊपर फिर रंग किया जाता है। ये एनेडाइजिंग के रंग होते हैं जो आप कपड़ों को नहीं देते, यही रंग होते हैं। तेजाब इसकी चमक के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अंदर फास्फोर चमक के लिए होता है, गंदा का तेजाब चमक के लिए होता है। 2-3 चीजें मिला के इसकी चमक पैदा की जाती है, फिर रंग चढ़ता है इसके ऊपर, जो बहुत ज्यादा चल रहा है उसका नाम है डायमंड। उसके अलावा ये पन्नी रूल कहते हैं, वो पन्नी रूल जो डिज़ाइन है वो ऐसा डिज़ाइन है जिस कलर की औरत कपड़े पहनेंगी उसी कलर की चूड़ियाँ निकाल के पहन ले। सबसे ज़्यादा डिज़ाइन पन्नी रूल है, उसका नाम वो चला। तुम्हें पता होता है अब ये सीज़न शुरू हो जाएगा, ये अगला पिछला माल सब चले जाएगा। ज़्यादातर माल दूसरे मुल्कों में भी जाता है। अफगानिस्तान में तकरीबन सारी चूड़ी पाकिस्तान से जाती है। मेरे पास 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, तकरीबन मेरे पास 40 से 50 लड़के 24 घंटे काम कर रहे हैं। पहले इंडिया से आती थी सिल्वर की चूड़ी और वो बहुत महंगी कास्ट में होती थी। फिर हमने इसे शुरू किया तो सस्ते दामों में हर औरत की पहुंच तक जा रही है। कम से कम 200 रुपये का एक पैकेट है, एक गुर्स का। उसके अंदर 12 सेट होते हैं, यानी कि 12 औरतें जो है ना एक गुर्स माल को पहन सकती हैं। 200 रुपये का हम देते हैं, आगे दुकानों पे जाके वो 300 तक उसकी कास्ट चले जाती है। ये जो हमारी बनाई हुई चूड़ी है ना, ये इससे पहले पूरे पाकिस्तान की मार्केटों में पहुंच जाती है। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज और ईद मुबारक।